मैं सदिया आपने दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो कश्मीर पर वीडियो थी। कल एक डोडा एनकाउंटर या कोई धमाका हुआ था इंडिया में, उस पर मेरे साहब की वीडियो थी। तो अभी उसी के रिलेटेड ही जम्मू कश्मीर पर कोई आई है, डीजी जम्मू कश्मीर डीजीपी एक्सपोजेस नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स। यानी कि ये कोई ना, अब आई थिंक उनकी आपस में कोई बातचीत हुई है कश्मीर के लोगों की, जो भी। अब वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं खुद से कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। वीडियो देखते हैं, फिर इस बाद में इस पर बात करते हैं। मसला क्या है, मुद्दा क्या है। ये सब करा गुजरा जो है ये नेतागिरी का है। आज मैं आपको बताता हूं इनकी बात। शायद आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनी हो, नहीं सुनी हो। मेरे साथ पर्सनली ये चीज हो चुकी है कि इन्होंने हर समय नई दिल्ली को डरा के रखा। फारूक अब्दुल्ला के फादर शेख अब्दुल्ला, वो भी पाकिस्तान के गाने गाते थे। कश्मीर के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। यही ये कैंसर लेकर आए कश्मीर में, पत्थरबाजी का कैंसर। मेजर गगोई, आर्मी का अफसर जिसने एक पत्थरबाज के लीडर को अपनी गाड़ी के ऊपर बांध के चढ़ाई थी गाड़ी, उस समय मैं भी कश्मीर में था। चोर के बच्चे बैठे हैं जमात में, जमात इस्लामी के लोग ये ज्वाइन कर रहे हैं हिजबुल मुजाहिदीन। ये चुनाव हार गया। अनंतनाग नहीं बोलना, अनंतनाग नहीं बोलना, अनंतनाग नहीं बोलना, इस्लामाबाद बोलो, इस्लामाबाद बोलो। किसने सपोर्ट करा सबसे ज्यादा जमात इस्लाम को? ये जो मैडम है ना महबूबा मुफ्ती। फिर एक दिन इनका बाप बन गया भारत का प्रधानमंत्री। उन्होंने बोला बेटा अब मैं तुम्हें डराता हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर स्वेन साहब ने कुछ बातें बोली हैं, और बातें ऐसी बोली हैं, ऐसी वो बातें हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू और कश्मीर में, खासतौर से पीडीपी, जल भुन के राख हो गई। प्रॉब्लम यह है कि आर स्वेन साहब ने सच बोल दिया। अच्छा, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप सच कैसे बोल सकते हैं भाई? आप सच कैसे बोल सकते हैं? स्वेन साहब ने सच बोल दिया। उन्होंने बोला क्या, मैं आपको सबसे पहले यह बताता हूं। देखिए, उन्होंने यह बोला कि कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर के इलाके में जो आतंकवाद हुआ है वो पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर से मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के साए के तले पला है। पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वोट्स के लिए आतंकवाद को, अलगाववाद को, उस इमोशन को बढ़ावा दिया जिसकी वजह से यहां पे खून खराबा हो रहा है। अच्छा, यही बात दोस्तों मैं कई सालों से कहता चला रहा हूं, कई सालों से। मैं आपको बताता हूं, ये जो पूरा मामला है ना, लोग बात करते हैं पंजाब में ये हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, खालिस्तानी। ये शुरू किसने करा था? पाकिस्तान बीच में आया। पाकिस्तान ने हथियार सप्लाई करे, ड्रग सप्लाई करे, ट्रेनिंग सप्लाई करी, इंडोक्ट्रिनेशन करा, सब कुछ करा। लेकिन ये सब करा गुजरा जो है ये नेतागिरी का है। किसी भी सूरत में इलेक्शन जीतने हैं दोस्तों। उसी प्रकार से द सेम थिंग, जो ये पूरा मैटर है ना कश्मीर का, कश्मीर के मैटर का, पाकिस्तान ने, ठीक है, 1989 में टेररिज्म शुरू करवाई, जनरल ज़ियाउल हक था, और ये सब, ऑल दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग। ये पॉलिटिकल पार्टीज ने किस तरीके से ये लोग पावर में रहे, आज मैं आपको बताता हूं इनकी बात। शायद आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनी हो, नहीं सुनी हो, नहीं सुनी तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगेगी। चाहे दोस्तों वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, एनसी, ठीक है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है जिसके लीडर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये एनसी हो गई। दूसरी है पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसमें महबूबा मुफ्ती, उनके फादर जो अब नहीं रहे, वो, ये पीडीपी है। और ये मुख्य तौर से दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर की। जेएनके में इनका वर्चस्व रहा है काफी समय तक, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने कौन सा चूरन बेचा, और मेरे साथ पर्सनली ये चीज हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बताता हूं साइकोलॉजी। में ये नहीं कह रहा कि मेरे खिलाफ एनसी ने या पीडीपी ने मेरे खिलाफ कुछ करा, नो, मैं वो नहीं कह रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि किस तरीके से एक माहौल बना, किस तरीके से माहौल बना। देखिए, ऐसा था कि इन्होंने हर समय नई दिल्ली को डरा के रखा, पाकिस्तान की बोगी इस्तेमाल करके। पाकिस्तान का एक इन्होंने इमेजिनरी भूत बनाया।
ठीक है, वो इमेजिनरी भूत कैसे बना, या अगर आप शुरू से स्टोरी समझेंगे ना तब आपको पता लगेगा कि क्या खतरनाक गेम खेला है यार इन लोगों ने। और जो आर स्वेन साहब हैं, इन्होंने तो बड़े तमीज से, बड़ी तहजीब से बात करी है। मैं होता ना तो मैं बता रहा हूं, मैं कुछ और करता वहां पे। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूं इन लोगों ने क्या करा। देखिए, एक तो डे वन से शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के फादर, ये उस समय क्योंकि एक स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर का, उस जमाने में लद्दाख वाज पार्ट ऑफ इट, द इंटायर जे.एंड.के स्टेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वहां के। तो भारत में दो प्रधानमंत्री होते थे, एक दिल्ली में बैठता था, एक श्रीनगर में बैठता था। ये एक किस्म का निजाम चलता था। बाद में इनको डाला इंदिरा गांधी ने जेल में, जवाहरलाल नेहरू ने जेल में डाला, जिसने जेल जूल में डाल के, शुरू तो जवाहरलाल नेहरू ने करा, इनको जेल में डाला, उसके बाद इनको बना दिया चीफ मिनिस्टर, राइट। और फारूक अब्दुल्ला के फादर शेख अब्दुल्ला, वो भी पाकिस्तान के गाने गाते थे, ठीक है। बात यह है कि जब इनको डंडे पड़े तब इन्होंने बोला जय हिंद, क्योंकि जब डंडे पड़े तो दर्द हुआ, तब इनके मुंह से निकला जय हिंद। लेकिन ये हर समय, मैं आपको बताता हूं इनकी पॉलिटिक्स क्या थी, ये बहुत जरूरी है जानना आज। इनकी पॉलिटिक्स हर समय ये रही है कि कश्मीरियों के दिमाग में लगातार दर लगातार जहर घोलो कि तुम अलग हो, कश्मीर अलग है, कश्मीर इतना इंपॉर्टेंट है, कश्मीर इतना जरूरी है कि कश्मीर के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, राइट। कश्मीर ऐसी जगह है, कश्मीर इतनी खास जगह है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। कश्मीर इतनी गैर मामूली जिसको कहते हैं, या इतनी इंपॉर्टेंट जगह है कि यार कश्मीर के चलते जंगें हो सकती हैं, खून खराब हो सकता है। तुम समझ रहे हो ना बेटा, तुम उस कश्मीर में पैदा हुए हो, तुम वैसे। ये इन्होंने झूठ बोला कश्मीरियों को। आज मैं अपनी कश्मीरी भाइयों बहनों को एक बात बोलना चाहता हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज दोबारा रिपीट करता हूं, क्योंकि आर सोरेन साहब ने जो भी बोला, मैं उसके रेफरेंस से आपको बात, देखिए सुनिए। आप भारत के लिए उतने ही अहम हैं जितना कोई तमिलनाडु का, कोई दिल्ली का, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई मध्य प्रदेश का, कोई बिहार का, कोई मणिपुर का, कोई नागालैंड का, कोई कर्नाटक का, कोई केरल का, यहां का है। भारत में जो भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, हम सब बराबर हैं। ये पॉलिटिकल लीडर्स अपने दिमाग से ये कूड़ा करकट निकाल दें कि कश्मीर घाटी या जे.एंड.के वाले कोई ज्यादा, कोई स्पेशल नहीं है यार, हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर हैं। इन लोगों ने यही झूठ बोला। अब इन्होंने क्या करा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि केंद्र सरकारें उस समय, आपने देखा होगा उधर कभी वीपी सिंह साहब की सरकार आ रही है, कभी देवेगौड़ा साहब की सरकार है, कभी किसी की, कभी किसी की, ये सब अलग अलग। वो जो अर्ली 90s का फेज था, 1989, 1991, ये लगातार, नरसिम्हा राव साहब भी थे 94 तक, आई थिंक 94, 95, 93 में वो भी थे। ये भारत के प्रधानमंत्री कई बार बदले उस समय, भारत के प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट गिरी, दूसरी पार्टी, वो एरा जो था ना दोस्तों, वो जो समय था, वो वही समय था, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 80s अर्ली 90s, जब भारत श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में भी इन्वॉल्व था। ऑपरेशन पवन, जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस थी, वो वहां पे गई, वहां पे भारी कैजुअलिटीज उन्होंने, वो राजीव गांधी अकॉर्ड क्या था, किस सूरत में वो लोग गए, प्रभाकरन कौर, ये किसी और दिन हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों प्लान यह था पाकिस्तान का कि यहां पे आतंकवादी भेजो। शुरू में यहां पे आतंकवादी आए तो दुनिया भर के आए यार, दुनिया भर के। यहां पे अफगान भी आए, यहां पे सूडान से भी आए, ठीक है, यहां पे चीनी भी आए, यहां पे लेबनान से भी आए, यहां पे दुनिया भर के, द इंटायर यूनाइटेड नेशंस ऑफ जिहाद वाज प्रेजेंट इन कश्मीर यार। जब मैं था लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तब भी वहां पे अफगानी थे, उनके साथ फौज का एनकाउंटर होता था। तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तान ने सब, इन्होंने क्या करा कि उस डर, उस खौफ, उस अनसर्टनिटी, उस पॉलिटिकल अनसर्टनिटी का फायदा उठा के अपनी सियासी रोटियां इन्होंने सेकी। बीच में पॉलिटिकल पार्टीज या जो अलगाववादी पार्टीज थी, जो कहती थी कि पाकिस्तान के साथ मिलना है और भारत के टुकड़े होने हैं, उन पार्टीज का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आईएसआई ने बनाया। आईएसआई आप जानते हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उसने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जिसका सैयद अली शाह गिलानी लीडर था। अब दोस्तों क्या हुआ कि हुर्रियत के अंडर इन लोगों ने अलगाववाद की फीलिंग आम कश्मीरी के दिल में इन्होंने डालना शुरू कर दी कि तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो। फिर इनके हड़ताल के कैलेंडर निकलने लगे कि देखो सोमवार को दुकानें बंद होंगी, बुध को दुकानें बंद होंगी, शनि को दुकानें बंद होंगी,
ये 3 दिन तो दुकानें बंद होंगी, शटर डाउन। फिर बाद में इंतफादा जो हुआ, मैं पैलेस्टीन की बात कर रहा हूं, वहां से ये लोग इंपोर्ट करके लाए पत्थरबाजी। भाई साहब, कश्मीर में पहले पत्थरबाजी नहीं होती थी, ये सब इंपोर्टेड मामला है पैलेस्टीन का। इसीलिए तो मुझे चिढ़ है, इसीलिए तो मैं गालियां देता हूं उनको। ये पैलेस्टीनियंस ने सारा का बेड़ा गर्क कर रखा, पूरी दुनिया का। इन्होंने एक डॉक्टर ढंग का पैदा नहीं करा, एक साइंटिस्ट ढंग का नहीं पैदा करा, पत्थरबाजी करवा लो इनसे। यही ये कैंसर लेकर आए कश्मीर में, पत्थरबाजी का कैंसर, हड़तालों का कैंसर। ये बंद करो, ये बंद करो। अच्छा, अब इनका एक इकोसिस्टम तय हो गया कि वोटिंग परसेंटेज सिंगल डिजिट में हो। यहां पे कहते हैं साहब 52-53% लोकसभा में हुआ है, 52-53% कम हो गई यार, बहुत ज्यादा। क्या हुआ? बहुत कम हो गई यार। कश्मीर में सिंगल डिजिट पे लोग जीत कर आए हैं भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? सिंगल डिजिट वोटिंग परसेंटेज पे लोग जीत कर आए हैं कश्मीर में। ये बात हुई थी दोस्तों। आपको वो याद है मेजर गगोई, आर्मी का अफसर, जिसने एक पत्थरबाज के लीडर को अपनी गाड़ी के ऊपर बांध के चढ़ाई थी गाड़ी? यह वाकया है अप्रैल 2017 का। यह 2017 अप्रैल का वाकया है, और उस समय मैं भी कश्मीर में था, मैं किसी काम के सिलसिले गया था, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, यह जो वाकया था, उस समय जो पत्थरबाजी हुई थी, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने नहीं करवाई, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने करवाई थी। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने। इन लोगों ने क्या काम करा देखिए। दूसरी चीज, आर सुहेल साहब ने यह भी बोला कि जमात इस्लामी के बारे में उन्होंने बोला। अब ये लोग बड़े गुस्सा हो गए, आप जमात इस्लामी के बारे में कैसे बोल सकते हैं? चोर के बच्चे बैठे हैं जमात में, चोर के बच्चे, सबसे बड़े दहशतगर्द, सबसे बड़े दहशतगर्दी के सपोर्टर, सबसे बड़े जिसको कहते हैं कि देशद्रोही, गद्दार। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। कश्मीर में जमात इस्लामी के लोग ये ज्वाइन कर रहे हैं हिजबुल मुजाहिदीन। दोस्तों, ऐसा है कि हिजबुल मुजाहिदीन का हेड जो है ना, सैयद सलाउद्दीन, ये अमीरा कदल से इसने चुनाव लड़ा था। अमीरा कदल एक जगह है, ठीक है, इट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स। वहां से चुनाव लड़ा था, ये चुनाव हार गया। चुनाव हारने के, मैं लेट 80s की बात कर रहा हूं, 87, 88, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर द ईयर। ये अमीरा कदल से चुनाव लड़ा, ये चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद इसने अपना नाम बदल दिया, ये बन गया सैयद सलाउद्दीन, और ये ज्वाइन कर गया, ये सीधा का सीधा हिजबुल मुजाहिदीन, और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चेयरमैन बना ये बाद में, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे ये इकोसिस्टम, पॉलिटिकल इकोसिस्टम है। और स्वेन साहब ने तो आपको फिर भी बड़े डिसेंटली, बिकॉज ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर, जाहिर सी बात है डिसेंटली बात करेंगे, उन्होंने डिसेंटली बात बताई। ये इतना कीचड़ है कश्मीर में, इतना ज्यादा कीचड़ है, किस तरीके से जमात इस्लामी ने मदरसे खोले। आपको पता है आज की तारीख में अनंतनाग एक बहुत बड़ा शहर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस अनंतनाग। आज की तारीख में अनंतनाग का हुर्रियत वालों ने मिलकर, और उनके पहले इन्हीं पार्टियों ने मिलकर लोगों के कान में डाला, अनंतनाग नहीं बोलना, अनंतनाग नहीं बोलना, अनंतनाग नहीं बोलना। तो जनाब क्या बोलना है? इस्लामाबाद बोलो, इस्लामाबाद बोलो, अनंतनाग, ठीक है। आप अनंतनाग श्रीनगर के आउटस्कर्ट से पहुंचोगे, घंटे भर के अंदर आप अनंतनाग पहुंच जाओगे, घंटे भर के अंदर आप पहुंच जाओगे, ठीक है। नेशनल हाईवे से सीधा कनेक्टेड है अनंतनाग, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार सड़क है। उसका नाम इन्होंने बदल के इस्लामाबाद कर दिया, क्योंकि इन्होंने बोला कि ये तो बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, हम इसको भी, अनंतनाग को भी इस्लामाबाद बोलते हैं, ठीक है। आप जाना कभी कश्मीर, मैं तो इनके सब ना चिट्ठे पर्चे किसी दिन, जिस दिन खोलूंगा, ये सब भागेंगे, मैं बता रहा हूं, डल लेक के पानी के ऊपर भागेंगे, बतख की तरह। ये अब इन्होंने क्या करा कि इसके जितने भी काडर थे हिजबुल मुजाहिदीन के, मोस्ट ऑफ देम आर फॉर्मर जमात इस्लामी। फिर और लोगों ने भी ज्वाइन करा, लेकिन जमात का काम क्या था? जमात का यह काम था कि किस तरीके से बच्चों को रेडिकलाइज करो, किस तरीके से बच्चों को रेडिकलाइज। और जमात इस्लामी, किसने सपोर्ट करा सबसे ज्यादा जमात इस्लामी को? ये जो मैडम है ना, महबूबा मुफ्ती, जो कह रही हैं कि आर स्वेन साहब जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं, और उनको ये नहीं कहना चाहिए, और वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और ये बहुत बुरी चीज है, और वो अपने काम में नहीं लगे हैं, और उनके अंडर जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। मैडम, आपको भी पता है कि जो मिस्टर आर स्वेन ने बात करी है, ही इज टॉकिंग 100% ट्रूथ। ये आपको भी पता है, ठीक है, ये बात आपको भी पता है। मैं तो कह रहा हूं जेएनके पुलिस शुड इन्वेस्टिगेट केस ऑफ करप्शन अगेंस्ट महबूबा मुफ्ती। मैं बता रहा हूं, आप इनके जराए पता लगाइए, इनके अर्निंग के, और इनके पास हैं कितनी प्रॉपर्टीज, पता लगाओ, तब आपको पता लगेगा। दोस्तों,
कश्मीर में ऐसी बात नहीं है कि और जगह करप्शन नहीं होता। ठीक है, आप ये मत सोचना कि दिल्ली में नहीं हो रहा है, यूपी में नहीं हो रहा है, या कर्नाटक में नहीं हो रहा है, या गुजरात। करप्शन भारत में हर जगह है, दुनिया में हर जगह करप्शन है। लेकिन जिस लेवल का करप्शन कश्मीर में, और एक जमाने में इन दो परिवारों के अंडर था ना, लोअर लेवल तक भाई साहब, आपकी फाइल जाती थी ना, आपकी फाइल जाती थी किसी काम के लिए क्लर्क के पास, उसके साथ गड्डी जाती थी। मैं पुरानी बातें नहीं करना चाहता, ठीक है। मैंने एक बंदे को देखा स्टोन पेल्टिंग पे माथा फूट गया पुलिस वाला। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, बहुत पहले की, जब मैडम चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है। तो मैं गया वहां पे, तो आया मुझसे मिलने के लिए कि और कैसे मेजर साहब आप। मैंने बोला आपके सर पे क्या लग गया, मैं नाम नहीं लूंगा बंदे का, आपके सर पे क्या लग गया। पत्थरबाजी हो रही थी, स्टोन पेल्टिंग थी कि हाँ जनाब कल जुम्मा था, जुम्मे के बाद स्टोन पेल्टिंग हुई है। स्टोन पेल्टिंग हो गई, सर पे पट्टी लगी, सर फट गया भाई का, टांके वांके लगे, चलो चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ने रिलीज कर दिया। भाई साहब का यह कहना है कि मेरे सर पे पत्थर नहीं लगा, मेरे सर पे 2000 रुपए के नोटों की गड्डी लगी है। अब जिसने पेल्टिंग करी है उसके दोस्त, उनका वीडियो बना, राइट, उनका वीडियो बना, और वीडियो बना के फिर अगली बार स्टोन पेल्टिंग में, चाहे वो बच्चा मुलव्विस हो ना हो, चाहे वो स्टोन पेल्टर, चाहे वो क्रिमिनल, चाहे वो बड़ा बूढ़ा बच्चा जिस एज का हो, चाहे वो उसमें इन्वॉल्व हो ना हो, लेकिन एक बार आपको प्रूफ मिल गया, धर लो उसको, और एक कमाई का जरिया बन गया। वो तो बाद में जब इनका पूरा प्रेसिडेंट रूल लगा वहां पे, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपने पावर दिए, जब 370-35 से हटाए वहां से, तब जाके सफाई प्रोग्राम शुरू हुआ है। हमने भी देखा करप्शन यार इंडिया के लिए। और ये जो जेएनके के भाई बहन देख रहे हैं ना, जो जम्मू और कश्मीर के भाई बहन देख रहे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के देना कि मेजर साहब आपने गलत बयानी करी, आप झूठ बोल रहे हो। करप्शन हिंदुस्तान में हर जगह होगा, लेकिन जितना जम्मू और कश्मीर में करप्शन होता है ना भाई साहब, आप सोच नहीं सकते, सोच है आपकी। अब जाके धीरे 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 वो चीजें कंट्रोल में आ रही हैं, और उसका मुख्य कारण यही था। आज की तारीख में आप देखना, जब ये बात करेंगे ना आतंकवाद के बारे में, तो वहां से महबूबा मुफ्ती या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे हैं कि आपने मकबूल शेरवानी की इंसल्ट करी। कैसे मकबूल शेरवानी की इंसल्ट करी है, कैसे मकबूल शेरवानी की इंसल्ट करी है? आपको पता है मकबूल शेरवानी कौन था? दोस्तों ये ना ऐसी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी ना, इनमें अगर 1% कैरेक्टर होता मकबूल शेरवानी का ना, पार्टी कहीं और होती। बात यह कि ये लोग मकबूल शेरवानी वो बंदा था, यंग सा बंदा था, 22-23 साल का, ठीक है। वो जब पाकिस्तानी रेडर्स आए, जब पाकिस्तानी कबीले वाले आए, 47-48 की बात कर रहा हूं, जब वो घुस गए थे कश्मीर के अंदर, तो ये बंदा जो था ना, इसके पास एक मोटरसाइकिल बड़ी पुरानी टूटी फूटी, इसने अपनी मोटरसाइकिल चला चला के इसने पाकिस्तानियों को रोक के रखा 2-3 दिन। इसने कैसे रोक के रखा? इसने जानबूझ के पाकिस्तानियों को यह बता दिया कि इंडियन आर्मी बिल्कुल बगल में है। पाकिस्तानियों का गला सूख गया। एक्चुअली वहां पे इंडियन आर्मी थी नहीं, इंडियन आर्मी बहुत पीछे थी, लेकिन इसने हेल्प करी इंडियन आर्मी की, और पाकिस्तानियों को बोला कि तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम आगे बढ़ोगे, इंडियन आर्मी तुम्हें ठोक देगी। बिल्कुल वहां उस पहाड़ के पीछे कहीं पे भी XYZ एक जगह इंडियन आर्मी खड़ी है। जब पाकिस्तानियों को पता लगा कि मकबूल शेरवानी झूठ बोल रहा है, मकबूल शेरवानी को टॉर्चर करा बहुत बुरी तरीके से, और टॉर्चर करके फिर उसको टांग दिया। आज भी जिस दिन मकबूल शेरवानी शहीद हुआ है, इंडियन आर्मी जाके सलूट करती है, उसकी यादगार बना रखे, इंडियन आर्मी सलूट करती है। और मकबूल शेरवानी बहुत बड़ा हीरो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, अब्दुल्ला की पार्टी का। लेकिन यार वो मकबूल शेरवानी हीरो था, मकबूल शेरवानी वाज अ नेशनल हीरो, ही इज अ नेशनल हीरो। हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते। खैर हम लोग तो हम लोग तो अपने हीरोज के बारे में बात ही नहीं करते, हमारा वो दैट इज अनदर मैटर ऑल टुगेदर। मैं आपको बताता हूं, ये लोग मकबूल शेरवानी के रास्ते से भटक गए। मकबूल शेरवानी वो बंदा था जिसने, जो पाकिस्तानियों से भिड़ गया था अकेला, उसके पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल थी, एक मकबूल शेरवानी, वो भिड़ गया अकेले, ठीक है भाई। भिड़ने के बाद उसने देश के लिए अपनी जान दे दी, और ये लोग देश का खून निकालने के लिए फिर ये हवाला दे रहे हैं मकबूल शेरवानी का। कैसे यार? मकबूल शेरवानी इतना बड़ा हीरो, इतना बड़ा पेट्रियट, आप मकबूल शेरवानी को आप इंसल्ट कर रहे हैं कह के कि मकबूल शेरवानी। आर सोहेन साहब ने क्या बोला? आर सोहेन साहब ने यह बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, और ये सच है यार, कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, इनका दिन रात का ये धंधा है। इन्होंने ब्लैकमेल करा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आपको पता है, चाहे वो IK गुजराल साहब की गवर्नमेंट हो,
चाहे वो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, जब बीच में ऐसे सरकारें नहीं, दे वर फॉलोइंग लाइक 9 पिन्स, हर 3-6 महीने में पता लगा कोई और प्रधानमंत्री बन गया, कोई और प्रधानमंत्री। इतना ब्लैकमेल करा है इन दो परिवारों ने और पूरे कश्मीर के पॉलिटिकल इकोसिस्टम ने। मैं वहां पे सिविलियंस की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिविलियंस, जो वहां पे राजनीतिक इकोसिस्टम है, सियासी इकोसिस्टम है, उसने दिल्ली को ब्लैकमेल करा। अब मैं आपसे एक और चीज बताता हूं आपको, सबसे ज्यादा हुर्रियत की फंडिंग किसने करी? सबसे ज्यादा हुर्रियत की फंडिंग आपको पता है किसने करी? सबसे ज्यादा हुर्रियत की फंडिंग करी नई दिल्ली में केंद्रीय सरकार ने। मैक्सिमम फंडिंग इन लोगों ने करी है, पाकिस्तान ने भी करी, लेकिन मोटा पैसा इन्होंने दिल्ली से खाया है। क्यों खाया है? अब मैं आपको इसके पीछे भी कारण बताता हूं। ये जो आर सोइन साहब बात कह रहे हैं ना, देखो, आप जो कश्मीर का इतिहास जानता है वो भली भांति परिचित है, वो भली भांति परिचित है इन लोगों ने क्या क्या कांड कर रखे हैं। आज ये लोग इस्लाम की बात कर रहे हैं, ये महबूबा मुफ्ती और ये दूसरा खानदान अब्दुल्ला का, ये कश्मीरी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन है। इन लोगों ने मरवा दिए घर खुद के बच्चों को कि बेटा आप जाके लंदन घुमाओ, ये घुमाओ, वो घुमाओ, और गरीब के बच्चे को इन्होंने लगवा दिया इन सब गलत कामों में। क्योंकि इन्होंने बोला कि, अब क्या बोला आर सोइन साहब ने कि यार आतंकवादी के घर क्यों जाते हो तुम? ये जाती महबूबा मुफ्ती 100% जाती है, ये जाती है। इसके वीडियो सर्कुलेट होते हैं सोशल मीडिया पे कि जब कोई आतंकवादी मारा उसके घर में, नहीं आपका बेटा तो शहीद है, ये है। तो व्हाट मैसेज आर यू पासिंग टू द पीपल? उसने ठीक काम करा। वो जो जिसने हथियार उठाए भारत मां के खिलाफ, वो बंदा ठीक था। ये ऐसे करके ये लोग बढ़ावा देते हैं। ये खुद हाथ में हथियार नहीं पकड़ते, ये दूसरे के हाथ में पकड़वाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, मैं बोल रहा था ना कि भारत ने पैसे दिए हैं, भाई साहब हजारों करोड़ों, मैं 2, 4, 5, 10 करोड़ की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज वर गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ वर गिवन टू लीडर्स ऑफ द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये इसमें से 2-3 तो ऐसे थे, इतने हरामखोर किस्म के थे, ये गिलानी विलानी, ये देश के खिलाफ जहर उगलते थे, देश के खिलाफ काम करते थे, पत्थरबाजी करवाते थे। मौतें इनके हाथों से हुई हैं। इनडायरेक्टली लोगों को भिड़ा दिया, बोला वहां पे जाके ये करो वो करो, और ये लोग पेंशन लेते थे। गिलानी जो था, गिलानी एमएलए था, गिलानी एमएलए था भाई, 2-3 बार एमएलए बनाए वो। जब वो रिटायर हुआ 60,000 रुपए की पेंशन भी लेता था, और कई हजारों करोड़ों रुपए हुर्रियत के पास था, फिर भी उसने बोला 60,000 रुपए क्यों जाने दूं, वो देश से पेंशन भी लेता था। ये सब इन्होंने इकोसिस्टम, जब अमित शाह जी गए और अमित शाह जी ने बोला कि आज के बाद 370-35 से नहीं, अमित शाह जी ने क्या करा कि एक्चुअली मैं बता रहा हूं हुआ क्या। लोग कहते हैं ना 370-35 से हट गया, वो तो हटा, लेकिन सबसे बड़ा असर किसको पड़ा? इनके पेट पे लात लगी, इनके धंधे बंद हो गए। इनका धंधा यही है कि तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम बिल्कुल अलग हो। तुम्हारे चलते देखना, जिस दिन कश्मीर में ये नहीं बोलते थे 370-35 से कभी नहीं हट सकता वरना कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी। ये नहीं कहते थे कि तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, फारूक अब्दुल्ला का डायलॉग। ये क्यों? ये डरा के रखते थे। इन्होंने मंत्रियों को डराया, इन्होंने प्रधानमंत्रियों को डराया। फिर एक दिन इनका बाप बन गया भारत का प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला बेटा अब मैं तुम्हें डराता हूं। तब जाके कंट्रोल में आए हैं ये, तब जाके कंट्रोल में आए हैं मोदी जी और अमित शाह जी के चलते, वरना ये किसी के हाथ थोड़ना लग रहे थे। ये डराते थे दिल्ली की सरकार को। ये क्या बोलते थे मैं आपको बताता हूं। ये कहते थे कि किसी भी दिन कश्मीर के लोग ये फैसला कर लेंगे कि उनको पाकिस्तान के साथ मिलना है, इंशाअल्लाह हम ही हैं जो उनको रोक के रखे हैं, हम ही हैं। अच्छा, केंद्रीय सरकार ने क्यों पैसा दिया हुर्रियत को? केंद्रीय सरकार ने इन लोगों को, जो भारत को गाली देते थे, ठीक है, जो भारत को गाली देते थे, इन लोगों को हजारों करोड़ों रुपए क्यों दिए आपको पता है दोस्तों? इसलिए दिए क्योंकि उनको ऐसा लगा कि किसी दिन अगर प्लेबिसिट होगा, आपको पता है ना यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में बोला था कि एक प्लेबिसिट होना है और पूरे जम्मू और कश्मीर में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पे वोटिंग होगी। इन लोगों ने केंद्रीय सरकार को यह चूरन खिला रखा था कि जिस दिन प्लेबिसिट होगा उस दिन आप हमें पैसे दो, उस दिन हम ये श्योरिटी देंगे कि भारत के नाम पे वोट पड़े। देखो कितना बड़ा फ्रॉड है, ठीक है। मोदी जी आए, मोदी जी ने बोला ना तुम्हारा साला प्लेबिसिट होगा, ना कोई वोटिंग होगी, इनके पैसे बंद करो, जरा इनके नल बंद करो और 370-35 से हटाओ। सारी फंडिंग इनकी बंद हो गई। मैं आपको बता रहा हूं ये बात, आप जाके इंटरनेट पे चेक करिए, इनकी सारी हो गई फंडिंग बंद। तब इनके नाक से खून निकल रहा है, तब ये लोग जहर उगलते हैं कि ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, ये कर दोगे तो इस्लामोफोबिया हो जाएगा, ये कर दो, ये यही करते हैं। और मैं एक और बात बताता हूं आपको, जितने कश्मीर के सियासतदानों ने कश्मीरी मुसलमानों को मरवाया है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मेरा वीडियो आप सेव कर लेना, जितना इन लोगों ने कश्मीरी मुसलमानों को मरवाया किसी ने नहीं मरवाया। ये इनको बोलते हैं इनके बच्चों को, जब
ये बुरहान वानी मार दिया तो छाती पीटने लगे, हाय बुरहान वानी मार दिया, हाय बुरहान वानी मार दिया। पता है ना आपको 2016 में मरा था, आई थिंक 1st और 2nd वीक ऑफ जुलाई में बुरहान वानी मर गया था, 7 या 8 जुलाई को समथिंग। इतनी छाती पीटनी, पता नहीं बुरहान वानी नहीं मर गया, जिन्ना कबर से उठ के दोबारा उसको मार दिया किसी ने। ऐसे सैड हो रहे थे ये लोग। ये वो लोग हैं जो रैलीज में इनके पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। ये डेमोक्रेट्स हैं भाई, इनकी रैलियों में पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं। ये तो राय है लोगों की, हमें इज्जत करनी पड़ेगी, हमें और पैसे दो। भाई साहब मैं बता रहा हूं जो स्वेन साहब ने करा, बिल्कुल सर, आई वांट टू टेल द डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस मिस्टर आर स्वेन सर, आई सल्यूट यू, आई सल्यूट यू सर। आपने हिम्मत करी, आपने बोला ये इतने सांप के बच्चे हैं ना, ये इतने सांप के बच्चे हैं आज की तारीख में। ये जो रहते हैं ना गुपकार में, इनकी हिम्मत है गुपकार छोड़ के, मैं बता रहा हूं बिना सिक्योरिटी के सड़क पे आ जाओ, बिना सिक्योरिटी के गुपकार रोड को छोड़ के, जहां पे आपके बड़े बड़े महल हैं, आप लोग छोड़ के बिना सिक्योरिटी। आप ही कहते हो ना आप आवाम के नुमाइंदे हो, कहते हो आवाम के नुमाइंदे हो, सड़क पे चल के दिखाना 15 मिनट विदाउट सिक्योरिटी, आपको पता लग जाएगा कि आवाम कितनी मोहब्बत करती है। अब कश्मीरी की भी आंखें खुल गई, उसको भी पता है कि इन लोगों ने किस तरीके से घुमाया। डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर मिस्टर आर स्वेन हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी था दोस्तों। ये बहुत बुरे लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बुरे लोग हैं ये। इन्होंने इतने सालों से, 50-60 साल से, 70 साल से इन्होंने कश्मीरी कौम को गुमराह करके रखा है। हम लोग कहते हैं ना कि रेडिकल हो गए कश्मीर में लोग, और कश्मीरी ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं। आप सोचो क्यों बोलते हैं। ओ भाई, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में माँ बाप ने तो नहीं बताया होगा ना कि तू ऐसा कर, तू पत्थर फेंक। ऐसा तो कोई माँ बाप नहीं सिखाता अपने बच्चे को, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे बंबई का हो। कोई माँ बाप ये तो नहीं सिखाता, ये लोग जाके सिखाते हैं। इन लोगों ने हुर्रियत के साथ सांठगांठ करी, इन लोगों ने हुर्रियत के साथ सांठगांठ करी। इन लोगों ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग एक पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसीलिए आप देखना हर 3 महीने में फारूक अब्दुल्ला कहता है पाकिस्तान से बात करो। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? सच कह रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? आपको नहीं पता है? हर तीसरे महीने में फारूक अब्दुल्ला बोलता है पाकिस्तान से बात करो। हर तीसरे महीने अगर फारूक अब्दुल्ला नहीं बोलेगा तो महबूबा मुफ्ती बोलेगी पाकिस्तान से बात करो। क्यों क्यों बात करें भाई? और तुम्हारा क्या लेना देना, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? इनका ये, मैं बता दूं, जब तक कश्मीर में खून खराबा होगा, जब तक कश्मीर में मारकाट होगी, जब तक पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कश्मीर से रहेगा, राइट, ये लोग गद्दी पे बैठे रहेंगे। दैट इज द मेन थिंग, दे विल रिमेन इन पावर। ये दोनों खानदान या पावर में रहेंगे क्योंकि इनके पावर का सोर्स यही है। इनका पावर का सोर्स ये नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी जब से वहां पे आए हैं गवर्नर साहब, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, तब जाके वहां पे कुछ रोडें बनना, नेशनल हाईवे, ये सब पहले भी बनने चाहिए थे, नहीं, अब अंदर की चीजें बन रही हैं। अंदर की रोड हैं जो नेशनल हाईवे का नहीं है, जो स्टेट हाईवे हैं, अब बनना शुरू हुआ है वहां पे। अब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं कहीं पे पढ़ रहा था एक टाइम, मुझे ईयर याद नहीं है, बट मैं जो आपको डेटा दे रहा हूं आप जाके देख लेना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। और ये डेटा मुझे याद है, हो सकता है मैं 1-2 हज़ार रुपए दाएं बाएं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं क्लेम करता कि मेरा डेटा 100% करेक्ट है, लेकिन अगर आपको किसी को डेटा मिले ना, आप एक बार जाके वो डेटा जरूर यहां पे लिंक में डालना कि मेजर साहब आप इस डेटा के बारे में बात कर रहे थे। और मैं वो डेटा बताऊं आपको क्या है। वो डेटा ये है कि जब केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देती है पर कैपिटा, यानी कि पर हेड, अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो उत्तर प्रदेश का था कुछ 4 या 5 हजार रुपए पर पर्सन, राइट। कश्मीर वॉज मोर देन 70-80,000 रुपीज पर हेड। इन्होंने इतना लाखों करोड़ों रुपए केंद्र सरकार, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, मैं पुरानी सरकारों की बात कर रहा हूं, लाखों करोड़ों रुपए कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए दिए। और कश्मीर में आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले दोस्तों, इतने बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे वहां पे, कुछ हिसाब नहीं, कहीं पर अस्पताल नहीं, दूर ऐसे ही छोड़ रखा था, ऐसे ही छोड़ रखा था यार। तो कोई ना कोई तो होता जो ये सबके सामने बताता कि इन लोगों ने क्या बदतमीजियां कर रखी हैं, क्या इनके जुर्म है। इनकी जुर्म की फहरिस्त इतनी लंबी और इतनी घिनौनी है दोस्तों कि कोई कश्मीर वाला ही बताएगा। आप कभी किसी कश्मीरी से बात करना कि इन्होंने करा क्या है, वो आपको बताएगा। इतने बड़े चैंपियन है ये लोग, इन्होंने कश्मीर बेच दिया, इन्होंने भारत बेच दिया दोस्तों, और इन्होंने इस्लाम तक बेच दिया अपने वोटों के लिए। इन्होंने झूठ बोला इस्लाम के नाम पे, भारत के नाम पे, कश्मीरियों के नाम पे। मैं तो बैठता हूं, उठता बैठता हूं कश्मीरियों के साथ, और जो रेपुटेशन इन लोगों की वजह से खराब हुई है, ठीक है। आज की तारीख में आप बोलोगे कश्मीर में, आप तो लोग जाने लगे कश्मीर में, आज से 3-4 साल पहले अरे नहीं साहब वो तो सब आतंकवादी हैं, वो तो सब दहशतगर्दी, ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा नहीं है क्योंकि मैं गांव गांव घूम चुका हूं कश्मीर में, इसलिए मुझे पता है। हां, एक फीलिंग है एलियनेशन की बड़ी स्ट्रांग, आज भी होगी, मैं मना नहीं कर रहा, पहले से काफी कम है एक एलियनेशन की कि यार हम मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, हम अलग हो गए, हमारे यहां वो हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, राइट। रेडिकलाइजेशन भी है आज की तारीख में है, ड्रग एडिक्शन भी आज की तारीख में है, मैं इन सब चीजों से मना नहीं कर रहा। मेरा यह कहने का मतलब है कि इन लोगों को यह चाहिए था कि जब इनके बाप दादा, अब फारूक अब्दुल्ला कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, महबूबा मुफ्ती के फादर होम मिनिस्टर भारत के, जो अभी अमित शाह जी हैं, ही वॉज द होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जे एंड के। महबूबा मुफ्ती कई बार चीफ मिनिस्टर, फारूक अब्दुल्ला कई बार चीफ मिनिस्टर, उमर अब्दुल्ला कई बार चीफ मिनिस्टर। ओ भाई, इस देश ने आपको इतना दिया है यार, इस देश ने ये नहीं देखा कि वो कितना दे रहा है, देश ने बोला कि झोली भर गई, कोई बात नहीं, खाली करो, कोने में डालो दोबारा। इस देश ने इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, इतनी इज्जत दी, इतनी शोहरत दी, उसके बाद भी आज की तारीख में पाकिस्तान से बात कर लो यार जरा, पाकिस्तान से बात। क्योंकि यार जो आदमी भूखा होता है ना, आप उसका पेट भर सकते हो, जो आदमी लालची होता है ना, आप उसकी नीयत कभी नहीं भर सकते, उसकी नीयत भरेगी नहीं कभी, क्यों, नीयत इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम भूख। भूख और नीयत में यही फर्क है। तो दोस्तों, मुझे यही बोलना था आज कि आप पहचाने कि कौन है असली गुनहगार कश्मीर के, कौन है। ये सारा का सारा लश्कर, जैश, फैश, ये सब जो पाकिस्तान करता है ना, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आखिर में सिर्फ एक बात कहूंगा, आप लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन जब भी कश्मीर के अंदर ऑपरेट करता है, वो विदाउट लोकल सपोर्ट ऑपरेट नहीं कर सकता, किसी के बाप का बस का नहीं है। बस इतनी बात बोलूंगा मैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि लश्कर तैयबा के 15-20 आतंकी घुस गए कश्मीर के अंदर और वो वहां पे 6 महीने से मौत का तांडव, आपको क्या लगता है वो बिना लोकल सपोर्ट के वो 72 घंटे ना जी पाए? विदाउट लोकल सपोर्ट दे कैन नॉट सर्वाइव। हु इज प्रोवाइडिंग लोकल सपोर्ट? सोचिए जरा और कमेंट्स में लिखिए, हु इज प्रोवाइडिंग लोकल सपोर्ट? कौन है जो अपनी रोटियां सेकता है इन सब लोगों को लेके, कौन है वो? तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनको भी पता लगना चाहिए कश्मीर का सच क्या है। और एंड में मैं फिर से एक बार कहता हूं, आर सोहेन साहब, सर, जय हिंद टू यू। तो जी दोस्तों, वीडियो तो खत्म हुई, काफी लेंथी वीडियो थी। मेजर साहब ने बड़ी बातें की, इसमें बड़ा हिस्ट्री में खंगाल गया, बुरहान वानी, हुर्रियत रहनुमा, अली गिलानी, अब्दुल्ला फरूकी। मेरी भी बात कंप्लीट होने के बाद में आप जो बोलना बोल लीजिएगा, आपको मैं मौका दूंगा। पहली बात तो यह है कि जो बुरहान वानी का जिक्र उन्होंने किया, वल्ला अल्लाह मल्ला बेहतर जानता कि उसके जो थे मकासद क्या थे। ऑब्वियसली उसका सबसे मेन मकसद तो यही था कि जो कश्मीर है उसको अलग करना। अलग का मतलब यह है कि तोड़ कर या पाकिस्तान के साथ मिलाना या अपनी एक अलग रियासत कायम करना। ये तकरीबन जितने भी इस तरह के उठे हैं लोग, जिसमें हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी है, यासीन मलक है, बुरहान वानी है, और भी काफ़ी फाइटर हैं जो लड़ाई करते रहे, जंग करते रहे, लड़ते रहे। असल मकसद ये है कि आप देखना ये है क्या वो ठीक करते रहे कि गलत करते रहे। असल चीज़ ये है कि क्या अगर तो उनको हकूक नहीं मिल रहे थे, अगर तो वो हकूक की जंग के लिए लड़ रहे थे, तो अगर अपने हकूक उनको नहीं मिल रहे थे, तो अगर वो हकूक के लिए लड़ रहे थे, मुझे अच्छे तरीके से याद है सैयद अली गिलानी जो है वो उनकी एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी, उनका एक डायलॉग आज भी याद है सैयद अली गिलानी का। वो बख्तरबंद गाड़ी में बंद थे और पता नहीं कैमरा कहाँ से आ गया, मैं तो ये भी परेशान हूँ। उनके पास गाड़ी के अंदर से कोई वीडियो बना रहा है, बख्तरबंद गाड़ी है, वो गाड़ी से अंदर की वीडियो है, और वो ये शायद आपने भी किसी ने देखी हो वो वीडियो। वो कह रहे हैं खोलो दरवाजा और देखो आपकी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। ये डायलॉग मैंने वो वीडियो जो मैंने खुद देखी है। अब इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो इंडिया की जमहूरियत पर सवाल, दूसरा ये कि सैयद अली गिलानी के पास बख्तरबंद गाड़ी के अंदर कैमरा कैसे चला है, ये सवालिया निशान है। बाहर हालांकि इंडियन फोर्सेस के जवान खड़े हैं और उन्हीं को मुखातब करके थोड़ा सा होता है ना, उसमें जो जगह होती है इतनी डब्बा टाइप होती है उस गाड़ी के अंदर, तो वहां से आवाज दे के कह रहे थे कि खोलो दरवाजा और देखो मैं आपको दिखाता हूं कि इंडिया की जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है।
इसमें पहला सवाल यह कि इंडिया की जमहूरी का जनाजा, मैं तक भी बात तो बोला, मैं ने सईद अली गिलानी को भी हिट किया, बुरहान वानी की भी बात की, अब्दुल फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती तकरीबन ISI को मुलव्वस किया, पूरी हिस्ट्री बताई कि किस तरह ये गठजोड़ बना था। तो नो डाउट जो विशाल मलक, अच्छा सही पहले सैयद अली गिलानी पर हमारा था, तो क्या सैयद अली गिलानी के ये जो सवाल था तो देखो खोलो दरवाजा, मैं दिखाता हूँ तुम्हें इंडिया की जमहूरियत का जनाजा नजर आया, क्या ये ठीक था? क्या सैयद अली गिलानी की ये बात ठीक थी? अगर ठीक थी तो उनको वैन के अंदर, कैदी वैन के अंदर कैमरा पहुंचाने वाला कौन था? वो वीडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा था? ये सवाल भी उठते। मैंने वो वीडियो देखी हुई है यार। आज के दौर में तुम अगर कैमरे की बात करोगे ना, तो मैं कहता हूँ वो तो तुम्हें कब्र में ही मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है ये। यार इंडियन फोर्सेस के वो कस्टडी में है। अब दो ही सूरत, एक ही बगैर सूरत, दो तो बनती, दूसरी तो पहले नहीं होती कि इंडिया की फोर्सेस हैं उनमें से किसी बंदे ने उनको कैमरा दिया हो। नहीं, दूसरी सूरत ये फिर बन सकती है कि कोई मीडिया पर्सन अंदर बैठा हो, और ऐसा हो नहीं सकता। यार आपको ड्रोन कैमरों का तो पता ही है बेशक। तो यार बख्तरबंद गाड़ी में कहाँ ड्रोन कैमरा जाना है? मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपको वीडियो नजर आती है तो सारी बात है उसने तो खुफिया कैमरा छुपा कर रखा। कोई ना कोई कैमरा तो होगा। अच्छा, मेन मुद्दा जो था वो यही था कि ये जो पॉलिटिशियंस है, तो बिल्कुल ना उलट पुलट कर दिया। नहीं, मैं सईद अली गिलानी पर गया था और मेरे ये ज़हन में आ गया और मेरा सवाल करना बनता था कि क्या वाकई उधर इंडिया की जमहूरियत मर गई, या दूसरा सवाल यह था कि उस बख्तरबंद गाड़ी के अंदर कैमरा पहुंचाने वाला कौन था और वीडियो कैसे बना। यहाँ पर ऐसा नहीं होता भाई, ये मुल्क में हर दुनिया के हर हिस्से में भाई होता है, रिश्वत हर जगह चलती है मेरे भाई, ये हकीकत है। अच्छा देखें कि ये तो हो गया ना कि वो किसने, ये तो क्वेश्चन है, इसका जवाब तो मैं कहता हूँ कि शायद ही किसी के पास होगा, क्योंकि ये कौन सा आज का मामला, ये तो बहुत पुराना है। बात यह है कि मेजर ने सभी जो जितने भी रहनुमा थे जम्मू कश्मीर के, सबको टेररिस्ट, सभी को टेररिस्ट किया जो अपने हक के लिए बोलते थे। मैंने इस मेजर की इनके मुंह से ये भी सुना था इनकी वीडियो से कि जो अमृतपाल सिंह हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट के कहने के दादी हैं, उनको भी इन्होंने टेररिस्ट का, ये साले हैं टेररिस्ट, उनको तो उनके मजहब से भी इन्होंने कह दिया कि ये सिख भी नहीं है, ये सिख नहीं है, टेररिस्ट हैं। तो यानी कि जो अपने हक के लिए बोलता है वो आपके मुताबिक गलत है और जो आप कर रहे हैं वो सही है। मैं इधर स्टॉप करना चाहूंगा। जो TLP, सॉरी TLP कह रहा हूँ, TTP और BL है, उसको आप क्या मानते हो? एक सेकंड से भाई उसको मुझे जवाब, फिर तुम सभी यही सवाल करोगे, तुम बाद में जवाब उसका। सॉरी जो है BL है और TTP को क्या मानते हो? भाई देखिए कि मुझे उनकी हिस्ट्री का नहीं पता, और दूसरी बात यह है कि उनके मकसद का मुझे नहीं पता। सुनी सुनाई बात यह है कि उनके सभी सुनी सुनाई नहीं है, तुम्हारी अपनी हकीकत में नहीं पता। पाकिस्तान के स्टेट और इंटरनेशनल तौर पर BL और TTP को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती हैं। अब जब आप उनको BLA को TTP को टेररिस्ट मानते हैं, BLA का सबसे मेन मकसद पता क्या है कि चाइना को यहाँ से भगाओ, सी पैक बंद करो, हमें हमारा हकूक दो, हमें बलोचिस्तान को अलग करो। बलोचिस्तान, बल्कि बलोचिस्तान ये जो एरिया है ना, कुछ अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का मिलाकर एक मुल्क का नाम वो बताते हैं। आई थिंक बलोचिस्तान एक कंट्री नया बनाओ। तो ये डिमांड है। पहली डिमांड उनकी यार चाइना को भगाओ, सी पैक हम नहीं बनने चाहिए देंगे हमारी धरती पर। दूसरी डिमांड ये है कि हमें हकूक दो। तीसरी की दिमाग ये नहीं कर सकते तो फिर हमें हमारी स्टेट दो, हम अलग अपनी स्टेट बनाए। अच्छा ये TLP वाले कहते हैं? नहीं TLP वाले नहीं, BL बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले। अच्छा, आप उनको एक मिनट उन्होंने अमृतपाल सिंह की बात की, क्या अमृतपाल सिंह इस वक्त कहाँ पर जेल में है? तो फिर वो इलेक्शन कैसे जीता? इलेक्शन लड़ने का हक था, उसको जीत गया। अगर वो आतंकवादी था, दहशतगर्द था, स्टेट के खिलाफ जाता था, तो फिर स्टेट के लोगों ने उसे वोट कैसे दिया? हाँ, गुड क्वेश्चन। बलोचिस्तान के अंदर जो BLA के लोग हैं वो क्यों जीतते हैं, या BLA के सपोर्टर क्यों जीतते हैं? मैं इसका भी जवाब, बलोचिस्तान में सही इलेक्शन करवाओ ना, सही इलेक्शन। पहली बात तो पाकिस्तान में सही इलेक्शन का नामो निशान नहीं, पंजाब में सही नहीं होता, बलोचिस्तान फिर बैकवर्ड एरिया है।
बलूचिस्तान में सही इलेक्शन करवाना हो तो सारे के सारे अगर BLO की इजाजत हो तो अपने नुमाइंदा खड़े करे। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि BLO उधर क्लीन स्वीप करेगी बलूचिस्तान में। अच्छा, BLO में पीपल जो है PTI के कोई रहनुमा नहीं रहती? बलूचिस्तान में है PTI नहीं के, जीते वहां से? जीते हैं फिर बहुत कम मैं ये बात क्लियर करता चलो भाई कि जो पूरे मुल्क में बाद एक पार्टी है हमारी, पूरे पाकिस्तान में एक पार्टी जिसे पूरी पाकिस्तान पसंद करता है और वो है PTI। उससे किसी को एतराज नहीं है मेरे भाई। यार मकसद हमारा ये वो नहीं है। मेरा तो ये है कि अगर आप अपनी BLO को टेररिस्ट मानते हो तो फिर जो इंडिया की टेरिटरी या इंडिया की सालमियों को खतरा पहुंचा रहे हैं उनको क्या मानते हैं? पहली बात तो ये जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का भाई हिस्सा ही नहीं है। बुरहान वानी ने जो बात की मुझे पता है कि उसने इंडियन आर्मी के न जाने कितने सोल्जर्स को, दर्जनों सोल्जर को, फौजियों को उसने मारा। सही किया था वो अकेले ने नहीं, सही किया था। उसने अपने हक की खातिर लड़ता रहा, सही किया था। तुम्हारे नजदीक बुरहान वानी ठीक था और गलत उसमें क्या था, अपने हक के लिए उसने लड़ा है। उसके पास इंडियन फोर्सेस लाखों की तादाद में वहां पर डिप्लॉय थे। एक मिनट, और वो बेचारा उसके ग्रुप, मेरे ख्याल से उसके ना तो 10-15 कह ले के एक ग्रुप था लोगों पर, जो मेन इनका था वो बुरहान अली था। उसको पकड़ के उन्होंने मार दिया। और सैयद अली गिलानी को भी टेररिस्ट कह रहे हैं, उसको गद्दार कह रहे हैं, यासिन मलिक को भी गलत कह रहे हैं, सभी को गलत कह रहे हैं जो अपनी आवाज उठा रहे हैं। सिर्फ यही इनको भी हक है कि अपने लिए जो इन्होंने कहना है वो ही सही है और जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिला रहे हैं। उनका मुतालबा क्या था? उनका यही था ना, या हमें पाकिस्तान के साथ मिला या हमें अपनी जो है ना एक अलग से रियासत। ये उनका शुरू से ये मुतालबा है। बलूचिस्तान का मुतालबा क्या? बलूचिस्तान की बात तो अब आप कर रहे हैं ना, अब हालात खराब हुए मिले तो आप ये बात कर रहे हैं। वो भी अपने हकूक के लिए ये कहते हैं कि या मैं ऐसा कर दो या वैसा कर दो। तो जो कश्मीर का मसला तो पहले दिन से ही ऐसा, वहां के जितने लीडर सबको ये गद्दार, ये फलां डिगान कहते हैं भाई, उन्होंने शुरू से ही आपको नहीं तस्लीम किया। पहली बात तो ये है, जो कश्मीर और जम्मू का हिस्सा है वो उसने शुरू से ही इंडिया को तस्लीम नहीं किया मेरे भाई। आपके हिंदू राजा थे, उन्होंने जो कुछ किया, मुसलमान कुछ नहीं किया। आप एक सेकंड, जिस तरह साइन ऑफ एक्सेशन कश्मीर के राजा हरि सिंह ने किया था, सेम इस तरीके से नवाब थे बलूचिस्तान के, उन्होंने ये जो बलूचिस्तान टेरिटरी है ना आपके साथ जो सुबह मिला, ये उसी वक्त नहीं मिला, उसी वक्त नहीं मिल गया, ये बाद में इसने इला किया। अब जिस तरीके से उन्होंने इला किया कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह ने, सेम इस तरीके से बलूचिस्तान का भी उसी वक्त करता धरता तो समझेगा, उसने भी इला किया था। अब दोनों कंडीशन सेम है। आप उन कंडीशन सेम नहीं है, सेम है, आपको कंडीशन सेम है। वो भी अब आजादी के लिए कह रहे हैं कि हमें आजादी दो, हमें कंडीशन, और ये भी कह रहे हैं कि हमें आजादी। अब मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात मुकम्मल करता हूँ। कश्मीर की बात करो, पूरे कश्मीर की, जो पाकिस्तान में वो भी, जो इंडिया में वो भी, सब की बात करो तो जो राजा था एक था जिसने साइन किया था, बाकी अवाम उनके खिलाफ थी मेरे भाई, कि हमने या तो अलग स्टेट बनानी है या मुस्लिम मुल्क के साथ मिलना है। यहाँ पर ये था कि उन्होंने खुद इलाह किया था मेरे भाई बलूचिस्तान वालों ने। ये तो अब मसाइल जब उनके हकूक पूरे नहीं किए गए तब ये बनना शुरू हुए। ये अब की बात है, ये तब की बात है जब से ये पहले दिन से आजाद हो। तो क्या बलूचिस्तान को पहले से शुरू दिन से मसाइल नहीं थे? मेरे भाई पूरे मुल्क में मसाइल हो सकते हैं, हर जगह पर है। ये नहीं कि सिर्फ पंजाब में नहीं है या बलूचिस्तान में है या ये वो। मसला ये कश्मीर से आप मिला ही नहीं सकते बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान के बाद इंडिया ठीक किया जा सकता है। उनके जो लीडर्स हैं उनको बुला के बात की जाए, उनका किया जा सकता है, और कश्मीर का हो गया नहीं हुआ ना ही सारी जिंदगी। अच्छा, एक सवाल मेरे दिल में और आ गया, यासीन मलिक, सैयद अली गिलानी, बुरहान वानी या इस तरीके के जो और थे कश्मीर के लोग जो अपनी सदा लगाते थे आज़ादी की, वो तो टेररिस्ट हैं और गद्दार हैं। मेरा सवाल ये है, जो महबूबा मुफ्ती है, फारूक अब्दुल्ला है, ये भी तो उसी तरीके के काम कर रहे हैं। इनकी पार्टीज क्यों है? इनको गद्दार क्यों नहीं कहा गया? इनको बैन क्यों नहीं कहा गया? इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। किसी इंडियन को इसका बड़ा जवाब पता हो। काम तो ये भी वही कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला भी वही काम किया, रैली निकाली है पाकिस्तान। वो मुझे साहब भी कह रहे हैं झंडे निकाल पाकिस्तान के लेके, इसको गद्दार क्यों नहीं किया गया? इसकी पार्टी बैन क्यों नहीं की गई? महबूबा मुफ्ती को क्यों नहीं बैन किया गया? उसको क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई किया गया, सियासत से खत्म किया गया? ये मेरा क्वेश्चन है। ये इंडिया की आवाम के लिए तो वो जवाब देंगे, हालांकि मैं इसका जवाब दे सकता हूँ।
लेकिन मैं दूंगा नहीं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब इसके बारे में कमेंट आएगा तब मैं जवाब दूंगा मेरे भाई। इसका जवाब बिल्कुल सादा सा जवाब है, आप रहेंगे जरूर। अच्छा, अगर आपको पता है तो। बड़ी बहुत लंबी चौड़ी इसमें डिस्कशन हुई जिसमें बुरहान वानी के टॉपिक का भाई मुझे डिटेल के नहीं इसके साथ पता नहीं कि वो उसके असल में मकासद क्या था, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो इंडिया के लिए बहुत खतरनाक था। अब तो चले वो उसको मारा गया, खतरनाक था ना कि वो आप खुद ही मारे, मुझे तो नहीं पता उसने सोल्जर मारा, इंडियन सोल्जर। अगर हमारे को सोल्जर मारता तो हमारे लिए वो खतरनाक ही है, हमारी स्टेट के लिए खतरनाक खतरा है वो। अपना हक मांग रहा है तो तुम हमारी माओ बहनों को आकर उसकी इज्जत उठा रहे और घरों से बलूचिस्तान भी तो आज हक ही मांग रहा है, और क्या कर रही है BLS क्या कर रही है? कंप्लीट होने को फिर बाद में तुम बात करना, कह रहे हो कि गलत कर रहा है, और बेचारे ने हत्या कर कुछ कर लेते तुम कह रहे हो गलत करते हैं। कहाँ ये कहाँ का इंसाफ है? तो उस वक्त अपने जो पिताश्री थे राजा हरि सिंह उसको चूते मारने थे ना कि तुम साइंस फैशन क्यों किया तुमने? उसने भी चोरी किया, कौन सा ऐलान किया था कि मैं सच साइन करने वाला हूँ? वो तो जाकर इंडिया में साइन करके आया तो उसके बाद आवाम को पता चला, तो वो आई नहीं, वो तो बाद में आई नहीं। यार जब उसने ऐलान किया है ना कि हम इलाज कर चुके हैं इंडिया के साथ, तो ये आवाम का फैसला था मेरे भाई। आवाम की राय शामिल नहीं थी। जिस तरह रियासत जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ किया था, लेकिन वहाँ की आवाम ने नहीं तस्लीम किया था, और वो आज इंडिया के साथ है, लेकिन नवाब जो थे वो पाकिस्तान में आ गए। ये मेरा सवाल एंड पर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। ये पॉलिटिशियंस जो हैं जिसका नाम मैंने फरूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और भी हैं कई ऐसे, और बकायदा यहाँ तक मेरे साहब ने कहा कि दिल्ली से फंडिंग आती थी, ISI का भी नाम लिया और कहा कि दिल्ली से फंडिंग आती थी। तो क्यों नहीं बैन करती इंडियन गवर्नमेंट को? महबूबा मुफ्ती को क्यों नहीं मुल्क बदल करती है? सजाए आर्टिकल 6 हमारा होता है, गद्दारी दिखेगा तो फांसी दो, फरूक अब्दुल्ला को फांसी दो। जब इन दोनों का गठ जोड़ा बुराई फैलाने वालों का, बुराई करने वालों का, तो सेम ही गुनाह है। तो एक तरफ सियासी मतलब गद्दार है, उसके बाद ये अली गिलानी गद्दार है, तो ये गद्दार क्यों नहीं डिक्लेयर हुए? ये मेरा क्वेश्चन, इसका जरूर आंसर दीजिएगा। मिलता नहीं वीडियो में, गॉड ब्लेस।